हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लुओ और उसके प्यारे से बेटे चिनचिन को दिखाए जाने से होती है, जो कि सिविल ब्यूरो में आए थे। चिनचिन अपनी मॉम से कहता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो अपने गले में पड़ी हुई एक रिंग को टच करके मन में सोचती है वो बदतमीज वन नाइट स्टैंड करने के बाद भाग गया और ये रिंग छोड़कर चला गया। इसके बाद वो चिनचिन से कहती है आज तुमको तुम्हारे फादर मिलने वाले हैं, हम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हैं। जिस पर वो एक आदमी की तरफ उंगली करते हुए कहता है क्या वही मेरे डैड हैं? लुओ पीछे मुड़कर देखती है। गुयान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो और सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकते हो। इस पर गुयान उसको कहता है शादी करने के बाद भी तुम्हारा मेरा रिश्ता वैसा ही रहेगा, और अगर ये एक फैमिली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं एक साफ सफाई करने वाली लड़की से कभी भी शादी नहीं करता। लुओ चिनचिन के साथ उसके पास आती है और कहती है तुमने अभी जो भी बकवास की मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। जिस पर वो एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी हम यहाँ पर अपने मेल लीड लॉन्ग को देखते हैं, जिसने एकदम भिखारियों जैसे कपड़े पहने थे और वो भिखारी होने की ही एक्टिंग कर रहा था। वो अपने मैनेजर के साथ कॉल पर बात कर रहा था। मैनेजर कहता है सर आप चाइना आने के बाद अचानक से कहाँ पर गायब हो गए? जिस पर लॉन्ग कहता है पहले मुझे अपनी मॉम की मौत की वजह का पता लगाना है, मुझे पता करना है कि किसने उनके साथ ऐसा किया, और ये सब पता करने के लिए मुझे अपनी सीईओ की पहचान को छिपा कर रखना होगा, वरना मेरा बड़ा भाई मेरा पीछा करेगा। साथ ही वो अपने मैनेजर से अपनी मॉम की रिंग ढूंढने को कहता है, जो कि किसी और के पास नहीं बल्कि लुओ के पास है। और तभी लॉन्ग की नजर गुयान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है। तभी लॉन्ग की नजर गुयान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है, बिकॉज गुयान उसका भतीजा है। चिनचिन यहाँ पर गुयान से कहता है तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है, अपने आप को फ्रेश मत समझो, तुम एक सेकंड हैंड आदमी हो, मेरी मॉम के लायक नहीं हो। इस पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लुओ चिनचिन को पीछे कर लेती है और गुयान से कहती है मैं कसम खाती हूँ मैं एक भिखारी से शादी कर लूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। जिस पर सभी लॉन्ग की तरफ देखते हैं, क्योंकि वही वहाँ पर एक लौता भिखारी था। लुओ जल्दी से लॉन्ग के पास जाती है और कहती है क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? इस पर तो ये बंदा चौंक जाता है। गुयान कहता है क्या वाकई में तुम इस भिखारी से शादी करोगी? और तभी यहाँ पर गुयान के फादर और उसके दादाजी आ जाते हैं। गुयान के फादर लॉन्ग को पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम अब्रॉड से वापस कब आए और ये तुमने किस तरह का भेष बना के रखा है, तुम भिखारी क्यों बने हुए हो? जिस पर गुयान कहता है शायद अब्रॉड में इसके लिए जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी यहाँ पर गुयान के दादाजी कहते हैं बकवास करना बंद करो, हम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आए हैं। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने रिश्ता तय किया था, गु परिवार के बेटे और लुओ की शादी होगी। तभी लुओ कहती है मुझे गुयान के साथ शादी नहीं करनी, मैं लॉन्ग के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और क्योंकि लॉन्ग भी गु परिवार का बेटा है तो इससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा भी नहीं। पर तो गुयान के डैड भड़क जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, लुओ को जिससे शादी करनी है वो कर सकती है। गुयान भी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? उन दोनों को इतना ज्यादा भड़कते हुए देख लॉन्ग भी कह देता है मैं लुओ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम लुओ की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकते, वो जिससे शादी करना चाहती है कर सकती है, अगर वो लॉन्ग से शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। गुयान वहाँ से जाने लगता है। लुओ उसको रोककर कहती है क्योंकि अब से मैं तुम्हारी आंटी हूँ तो तुम सिर्फ मुझे आंटी ही बोलना। तभी चिनचिन भी कहता है मॉम क्या आप मुझे भी अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए, मुझे भी गु चिनचिन रख लेना चाहिए, वैसे अब मैं गुयान का भाई हूँ। इस पर गुयान को गुस्सा आता है, वो कुछ बोल पाता कि दादाजी उसे रोक देते हैं। लुओ भी गुयान के सर पर हाथ रखती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी आंटी हूँ मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस पर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड और उसके डैड भी चले जाते हैं। गुयान के दादाजी लॉन्ग से कहते हैं क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लुओ लॉन्ग से कहती है क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, मैं एज अ क्लीनर वर्क करती हूँ।
इस पर लॉन्ग सामने से कहता है मुझे गू परिवार ने निकाल दिया है और मैं हाल ही में अब्रॉड से वापस आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिस पर वो कहती है तो फिर तुम बच्चे का ख्याल रखना और मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। और वो जल्दी से चिन को उसे सौंप कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। लॉन्ग चिन से कहता है मॉम किस कंपनी में काम करती है। इस पर वो कंपनी का नाम बताता है एंड ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि लॉन्ग की ही होती है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अपने काम के लिए आ जाती है। वो अपना काम कर रही थी कि उसकी सीनियर आकर उसे धक्का देती है जिससे वो गिर जाती है। तभी यहाँ पर लॉन्ग चिन के साथ आ जाता है और वो उसके गले में अपनी रिंग को देख लेता है और पहचान जाता है। यहाँ पर एक औरत आती है और वो लुओ के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती है। इस पर लॉन्ग कहता है क्या आपके पास कोई सबूत है। जिस पर लुओ की सीनियर कहती है इस लड़की ने जल्दी छुट्टी ली थी, जरूर ये उस कंगन को छिपाने के लिए गई होगी। जिस पर चिन कहता है मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए गई थी। पर वो औरत सामने से कहती है एक चोर और एक भिखारी तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए बने हो और वो गार्ड से उन्हें पकड़ लेने को कहती है। तभी लॉन्ग जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करके लॉबी में आने के लिए बोलता है। गार्ड जैसे ही उन्हें पकड़ने आते हैं लॉन्ग उनकी धुलाई कर देता है और तभी यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और वो गार्ड से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं जानते कि ये कौन है। और तभी लॉन्ग उसे ना बताने का इशारा करता है और वो मैनेजर से कहता है मैं लुओ का हस्बैंड हूँ। इस पर मैनेजर सोचता है कुछ घंटों पहले ही ये चाइना वापस आए हैं, इतनी जल्दी इन्होंने पत्नी भी तैयार कर ली और साथ ही एक बच्चा भी। तभी वो औरतें कहती है ये लड़की चोर है, इसने हमारा बैंगल चोरी किया है। लेकिन मैनेजर उन औरतों को माफी मांगने को कहता है जिस पर वो इनकार करती हैं। तो मैनेजर सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है जिसमें साफ दिख जाता है कि लुओ की सीनियर ही उस बैंगल को चोरी कर रही थी। जिसके बाद वो औरत माफी मांगना शुरू कर देती है, साथ ही दूसरी लड़की भी माफी मांगती है। और मैनेजर कहता है तुम दोनों को जरा भी तमीज नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को जॉब से फायर कर रहा हूँ और उनको वहां से बाहर निकलवा देता है। उसके बाद लॉन्ग मैनेजर से कहता है दोनों की वजह से मेरी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इस पर मैनेजर कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी वाइफ का प्रमोशन कर रहा हूँ, आज से उसको साफ सफाई का काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तो लुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम इन तीनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर लुओ के पेरेंट्स ने लुओ को घर से बाहर निकाल दिया था बिकॉज उसने लॉन्ग के साथ शादी की थी। वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास शादी करने का एक मौका था, तुम गू परिवार के बेटे से शादी कर सकती थी, लेकिन तुमने इस भिखारी से शादी की है। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी जरा भी नहीं सुनते। जिसके बाद लुओ लॉन्ग से कहती है हमें एक घर रेंट पर लेना होगा और ये प्रॉपर्टी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर लॉन्ग के कपड़े देखकर वो लोग इनको हल्के में लेते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक आदमी लुओ के शोल्डर पर टच करता है तो लॉन्ग उसके हाथ को मोड़ देता है और कहता है चलो हमें बहुत अच्छा घर दिखाओ। इसके बाद वो उसे एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले जाता है। लॉन्ग लुओ से कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो कहती है 90,000। इसके बाद वो उस आदमी से कहता है हम इस घर को खरीद रहे हैं 90,000 में। जिस पर वो आदमी कहता है इस घर की कीमत करीब 100 मिलियन है, क्या तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वो कहता है नहीं, इस घर की कीमत करीब 90,000 है। और तभी यहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है एंड वो लॉन्ग को पहचान जाता है। कुछ बोल पाता कि लॉन्ग उसको भी इशारा कर देता है चुप रहने का। इसके बाद लॉन्ग कहता है ये घर 90,000 का है, जरा अपने जूनियर को बताइए। जिस पर वो बंदा अपने मन में सोचता है आखिर ये घर मिस्टर लॉन्ग का ही तो है, इसलिए वो कहता है हाँ वाकई में इसकी कीमत सिर्फ 90,000 है। जिसके बाद ये लोग इस घर को खरीद लेते हैं और वो आदमी घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांगता है। ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। लुओ उस आदमी से कहती है इस घर के ओनर ने सारा सामान यहीं पर छोड़ दिया। वो कहता है हाँ उन्होंने सारा सामान यहीं पर छोड़ दिया, इनके साथ साथ कपड़े भी यहीं पर छोड़ दिए एंड वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद लुओ लॉन्ग से कहती है तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। जिसके बाद ये बंदा सूट वूट पहनकर एकदम सीईओ वाले गेटअप में आ जाता है। उसको देखकर तो हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है एंड वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती है। वो उसके पास आती है और कहती है ये कपड़े तो तुम्हें एकदम फिट आए हैं। इस पर वो अपने मन में सोचता है कपड़े तो मेरे ही हैं, फिट तो आने ही थे। ये बंदी उसकी टाई ठीक करने लगती है। पीछे बैठा हुआ चिन अपने मन में सोचता है मॉम डैड की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज नहीं आए, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और ये बच्चा अपनी मॉम को धक्का देता है जिससे इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। इस पर चिन क्लैप करते हुए कहता है मॉम डैड ने एक दूसरे को किस कर लिया। इस पर लुओ शर्मा कर वहां से चली जाती है लेकिन लॉन्ग चिन की तरफ स्माइल करता है। इस पर चिन सोचता है मुझे कुछ और करना होगा।
एंड वो रात को वॉशरूम की लाइट कट कर देता है क्योंकि लुओ वॉशरूम में थी, इसलिए वो डर जाती है। चिनचिन जल्दी से लॉन्ग के पास जाता है और कहता है मॉम को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में पहुंच जाता है क्योंकि अंधेरे में लुओ को कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो गिर जाती है। लॉन्ग उसकी मदद करता है और उठाकर बाहर लेकर आता है। वो जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है बिकॉज वो टॉवल में थी। यहाँ पर लॉन्ग उसके सामने एकदम सख्त लौंडा बनता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है और वो कहता है वाकई में मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा हॉट है। इसके बाद हम अगले दिन लॉन्ग को खाना बनाते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके पास चिनचिन भी खड़ा होता है। लॉन्ग चिनचिन से कहता है तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड का क्या हुआ? जिस पर वो कहता है वो आदमी तो बदमाश था, वो मम्मी के साथ वन नाइट स्टैंड करके वहाँ से भाग गया। जिस पर लॉन्ग कहता है लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद ये दोनों कंपनी जाते हैं टिफिन लेकर। यहाँ पर एक औरत जब इनके हाथ में टिफिन देखती है तो इन दोनों को रोक देती है। वो कहती है क्या तुम लोग पागल हो गए हो जो इस कंपनी में टिफिन लेकर आए हो? जिस पर लॉन्ग कहता है यहाँ पर मेरी वाइफ काम करती है, उसी के लिए मैं ये खाना लेकर आया हूँ। लेकिन वो औरत यहाँ पर उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी यहाँ पर लुओ भी आ जाती है। इस पर लुओ कहती है दरअसल ये मेरा हस्बैंड है, पर वो औरत उसके साथ भी बदतमीजी से बात करती है और कहती है लगता है तुम लोग बहुत ही गरीब परिवार से हो, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में टिफिन लेकर आते हो। एंड वो लॉन्ग के हाथ से टिफिन छीन कर फेंक देती है। इस पर तो लॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका हाथ बहुत तेज पकड़ लेता है और कहता है ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वो औरत गार्ड को बुलाकर लॉन्ग को पकड़वा देती है एंड उसको मैनेजर के रूम में लेकर जाती है। जैसे ही मैनेजर उसको देखता है वो शॉक हो जाता है एंड उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। वो तुरंत गार्ड पर चिल्लाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या कर रहे हो? इस पर वो औरत कहती है इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसने बहुत ही तेज मेरा हाथ भी पकड़ा। इस पर लुओ कहती है इसने कुछ भी नहीं किया, मेरा हस्बैंड बस मेरे लिए टिफिन लेकर आया था। यहाँ पर मैनेजर के साथ एक और एम्प्लॉय खड़ा था और वो तुरंत लॉन्ग को बोलना शुरू कर देता है तुमने ही कुछ किया होगा, तुम बहुत ही बदतमीज हो। इस पर तो मैनेजर उसको थप्पड़ मारता है और वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो रही है, इसलिए मैं तुम दोनों को जॉब से फायर करता हूँ। एंड वो उन दोनों को ही वहां से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद लॉन्ग मैनेजर से कहता है क्या बस इतना ही? जिस पर मैनेजर जल्दी से लुओ से माफी मांगने लगता है और कहता है मैं आपकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। जिस पर तो ये बंदी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम इन तीनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलकर चिनचिन को सुला देते हैं। तभी यहाँ पर लॉन्ग लुओ से कहता है आज मुझे चिनचिन ने तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बताया, वो कितना ज्यादा बदतमीज आदमी था जो भाग गया। इस पर लुओ कहती है वो मेरा हस्बैंड नहीं था, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। जब अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो वो वहां पर मौजूद नहीं था। इस पर तो लॉन्ग कहता है एक आदमी इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है, अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि अगर वो मुझे गलती से कभी मिल गया तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। इस पर लुओ खड़ी हो जाती है एंड वो उसको उस रिंग को दिखाने वाली थी, लेकिन तभी लॉन्ग का एक कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव कर लेता है, जिस वजह से लुओ उसको रिंग नहीं दिखा पाती। लॉन्ग के पास यहाँ पर उसके डैड की कॉल आई थी और वो उसको कहते हैं मैंने एक पार्टी रखी है, यहाँ पर तुम अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर जरूर आना। जिसके बाद लॉन्ग वहाँ पर लुओ और चिनचिन के साथ पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत कहती है ये गू परिवार का छोटा बेटा है जो हाल ही में चाइना से आया है और आजकल वो किसी हाउसवाइफ की तरह अपना जीवन जी रहा है। जिस पर एक आदमी कहता है ये लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है, एक बच्चे का पालन पोषण करना और एक औरत के लिए काम करते रहना। इस पर चिनचिन लॉन्ग से कहता है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? इस पर वो कहता है क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? जिस पर चिनचिन कहता है आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। जिस पर वो औरत कहती है गू परिवार का बेटा तो एक नैनी बन गया है। इस पर एक आदमी कहता है एक शादीशुदा नैनी, और वो हंसने लगते हैं। इस पर लुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ी हो जाती है और कहती है मेरे पति के बारे में बकवास करना बंद करो, भला एक बच्चे का ध्यान रखना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना इसमें कौन सी गलत बात है? इस पर लॉन्ग का बड़ा भाई कहता है मेरा भाई सच में बहुत ही डरपोक है, इस छोटी सी बात के लिए भी मेरी भाभी को खड़ा होकर बोलना पड़ रहा है। एंड वो यहाँ पर इन तीनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस पर लुओ लॉन्ग से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर लॉन्ग उसको रोकता है और वो वहाँ पर खड़े हुए एक आदमी से कहता है तुम्हारी शीशी कंपनी वाकई में बहुत ही बड़ी कंपनी है,
लेकिन सिर्फ चोयन ग्रुप की वजह से, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करता है। लेकिन अभी 3 मिनट में तुम्हें कॉल आएगा और उनका सारा सपोर्ट तुम्हारे पीछे से हट जाएगा। जिस पर वहाँ पर खड़ी हुई औरत हंसते हुए कहती है, तुम एक भिखारी हो, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और होता भी वैसा ही है। यहाँ पर मैनेजर आता है, उसको देखते ही तो वो आदमी मैनेजर के पास जाता है और कहता है, क्या आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं। लेकिन मैनेजर सामने से कहता है, यहाँ पर मैं डील कैंसिल करने आया हूँ, साथ ही तुम्हारी कंपनी पर भी अब से हमारा ही अधिकार है। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। वो अपना फोन चेक करता है तो उसके फोन में पहले से ही ये न्यूज़ आ चुका था, जिसके बाद तो ये बंदा बेहोश हो जाता है। ये देखकर लुओ थोड़ी सी शॉक होती है कि लॉन्ग के एक कॉल पर ऐसा कैसे हो गया। इसलिए वो लॉन्ग से पूछती है, ये तुमने कैसे किया। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है, मैंने तो बस उसे ऐसे ही बोला था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में कैंसिल हो गया। और ये बंदी भी इसकी बातों में आ जाती है। तभी यहाँ पर लॉन्ग के डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। लॉन्ग के डैड लॉन्ग से कहते हैं, तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है, पिछले 5 सालों से आपने मुझसे बात नहीं की, लेकिन अचानक से आपको मुझसे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर वो कहते हैं, तुम मेरे बायोलॉजिकल सन हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये नाटक मत कीजिए। उसके डैड कहते हैं, तुम अब भी मुझे ही इस चीज का दोषी मानते हो। जिस पर वो कहता है, क्योंकि आप दोषी हैं, आप पता कर सकते थे कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई। उसके डैड कहते हैं, रिपोर्ट में यही आया था कि तुम्हारी मॉम की डेथ बीमारी की वजह से हुई थी। जिस पर वो कहता है, मेरी मॉम की डेथ नेचुरल नहीं थी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने इस बात को जानबूझकर छिपाया। इस पर उसके डैड बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इस चीज का दोष मुझे कैसे दे सकते हो। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। और इसी बहस के बीच वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं। दूसरी तरफ हम बाहर लोगों को देखते हैं, जिसके पास गुयान आता है और कहता है, अगर तुम लॉन्ग को अब भी डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो तो मैं पुरानी बातों को भूलकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो उसे इनकार करती है। वो सामने से कहता है, मैं लॉन्ग से हर तरीके से बेहतर हूँ, वैसे तुम दोनों एक जैसे ही हो भिखारी। इस पर लो कहती है, शायद तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। इस पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस चीज का रिग्रेट जरूर होगा। जिस पर लो कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ही रिग्रेट हो रहा है। जिस पर वो एक बार फिर से कहता है, अगर तुम उसे डाइवोर्स दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। जिस पर लुआ सामने से कहती है, लॉन्ग तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तभी चिनचिन भी खड़ा होकर कहता है, मेरे डैडी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वैसे भी तुम जैसा रूड इंसान मेरी मॉम के लायक नहीं है। तभी यहाँ पर लॉन्ग भी आ जाता है और वो भी ये बात सुन लेता है। जिस पर वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी में 2 बाहर के इंसान ही मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। गुयान को चिनचिन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर लॉन्ग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देता है, जिससे वो गिर जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। गुचैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ये लोग घर पर आ जाते हैं। तभी लॉन्ग के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि आज उससे कोई मिलने वाला है। इसके बाद लॉन्ग लुओ से कहता है, मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे अपने पुराने घर में जाना है। और वो वहां से निकल जाता है। मैनेजर उसको पिक करने आया था। दूसरी तरफ लुओ के पास भी उसके सीनियर की कॉल आती है और वो कहता है, हमें क्लब जाना है हमारे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। वो कहती है, बहुत रात हो चुकी है, आप किसी और को बुला लीजिए। लेकिन वो उसी को आने को कहता है, इसीलिए वो अपने साथ चिनचिन को भी लेकर जाती है। क्लब में पहुंचते ही एक ठरकी बुढ़ा इस बेचारी की तरफ सीटी मार कर जाता है। इसके बाद लुओ चिनचिन से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है, तुम्हें इस रूम में ही रहना होगा। मैं रूम नंबर 302 में जा रही हूँ, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। लुओ उसको रूम में छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये बच्चा रूम में कहाँ टिकने वाला था। ये रूम से बाहर आ जाता है और अपनी माँ को ढूंढने लगता है। चिनचिन एक वेटर से टकरा जाता है, जिस पर वेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, इतने बड़े क्लब में तुम जैसा जंगली बच्चा कहाँ से आया। जिस पर चिनचिन कहता है, मैं कोई जंगली बच्चा नहीं हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मॉम के साथ आया हूँ। वेटर कहता है, ये क्लब बहुत ही महंगा है, यहाँ पर सभी रिच लोग आते हैं, आखिर तुम्हारी मॉम है कौन। वो कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो काम के सिलसिले में यहाँ पर आई है। जिस पर वेटर कहता है, जरूर तुम्हारी माँ कोई बार गर्ल होगी। इस पर चिनचिन को गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरी मॉम के बारे में बकवास बातें मत करो।
इस पर तो चिनचिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सर से उस वेटर को मारता है, जिस पर वेटर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसको पकड़ लेता है। इस पर चिनचिन कहता है मेरा डैड एक सुपरमैन है, मैं यहाँ पर उनको बुलाऊंगा तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारेंगे। और वो जल्दी से लॉन्ग को कॉल करके वहां पर आने को कहता है। क्योंकि लॉन्ग उसी क्लब में था इसलिए वो जल्दी से वहां पर आ जाता है। इसके बावजूद भी वो वेटर नहीं सुधरता और हमारे हीरो के ऊपर ही हाथ उठाता है, लेकिन लॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है, जिस पर उस वेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम लोगों को अभी यहाँ से बाहर फेंकवाता हूँ। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो कहता है आखिर क्या हुआ, जिस पर वेटर मैनेजर से कहता है ये दोनों यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन मैनेजर तो उस वेटर को ही थप्पड़ मारता है और कहता है हमारे बॉस को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो वेटर लॉन्ग के पैरों में बैठकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन लॉन्ग उसको जॉब से फायर कर देता है। इस पर चिनचिन लॉन्ग से कहता है आप इस तरह से किसी को भी जॉब से फायर कैसे कर सकते हैं। इस पर वो कहता है क्योंकि मैं एक सुपरमैन हूँ ना इसीलिए। जिस पर चिनचिन कहता है मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह सुपरमैन बनूंगा। लॉन्ग उससे कहता है मॉम कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मॉम यहाँ पर काम के सिलसिले में आई हैं। जिसके बाद लॉन्ग मैनेजर से कहता है मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जिसके बाद वो जल्दी से हमारी हीरोइन को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ वो एक रूम में होती है, यहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है और आते ही उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, यहाँ पर बॉस के आने से पहले जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। जिस पर वो कहती है नहीं, आखिर मेरे कपड़ों में क्या बुराई है। इस पर वो कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें अच्छा बोनस मिले तो तुम्हें अच्छे से सेवा भी करनी होगी। जिस पर वो कहती है ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई और वहां से जाने लगती है। पर वो आदमी उसे रोकता है और कहता है तुम इस बारे में अच्छे से सोच सकती हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई गलत काम नहीं करना है, बस तुम्हें सीईओ के साथ थोड़ी देर बैठकर बातें करनी है। इसके बाद हमारा हीरो हर रूम में उसको ढूंढ रहा था और वो उसी रूम में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लुओ नहीं होती पर वो आदमी होता है। वो जल्दी से उसको अपने पास बिठा लेता है। लॉन्ग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ काम की बातें करो। इस पर वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने आपके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं। जिस पर लॉन्ग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है मैंने स्टाफ की एक लड़की को आपके लिए तैयार किया है। और तभी यहाँ पर लुआ आती है जिसने पिंक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। उसको इस तरह से देखकर एक बार को हमारा हीरो भी पिघल जाता है, लेकिन वो जल्दी से मास्क पहन लेता है। वो आदमी कहता है सर आप मास्क क्यों लगा रहे हैं। इस पर लॉन्ग कहता है मैं हर किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। जिसके बाद वो आदमी लुओ से कहता है तुम्हें सीईओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है आज रात को। इस पर वो कहती है आप ये कैसे कह सकते हैं, मेरे पास पहले से एक हस्बैंड है, तो आप इस तरह से मुझे एक रात के लिए किसी आदमी के साथ कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर वो कहता है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक सीईओ है। लुओ कहती है लेकिन मेरा एक हस्बैंड है और मैं शादीशुदा हूँ। तभी लॉन्ग भी खड़ा हो जाता है और कहता है तो मिस लुओ का पहले से एक हस्बैंड है, तो आपके हस्बैंड कैसे हैं जरा आप बताएंगी। इस पर लुओ कहती है मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, वो मेरा ख्याल रखता है और साथ ही मेरे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखता है, वो वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर तो लॉन्ग को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो अपने मन में सोचता है अच्छा है कि आज ये हुआ, इससे मुझे पता तो चल गया कि वाकई में मैं लुओ के दिल में हूँ और वो मुझे पसंद भी करती है। लेकिन तभी वो आदमी लॉन्ग से कहता है इस लड़की की बातों में मत आइए, दरअसल इसका पति तो सिर्फ एक भिखारी है और वो पूरी तरीके से लुओ के ऊपर ही डिपेंड है, वो कुछ करता भी नहीं है और ना ही पैसे कमाता है। ये सारी बातें सुनकर लॉन्ग को गुस्सा आता है। पर तभी लॉन्ग उस आदमी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए किसी फीमेल एम्प्लॉय का इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें अभी जॉब से फायर करता हूँ। और वो उसको वहां से भगा देता है। इसके बाद वो लुओ से कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी सारी परेशानी हुई। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है और वो जाने लगती है। पर तभी रूम के अंदर चिनचिन आ जाता है और वो जैसे ही लॉन्ग को देखता है तो कहता है डैडी आप मास्क लगाकर क्या कर रहे हैं। इस पर तो लॉन्ग शॉक हो जाता है, लेकिन लुओ कहती है ये तुम्हारे डैडी नहीं है, ये हमारे सीईओ हैं। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं ये डैड ही है, मैं बस इनसे अभी अभी। और तभी लॉन्ग उसको गोद में उठा लेता है और कहता है ये आपका बच्चा है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इस पर वो स्माइल करती है, लेकिन फिर वो कहता है मुझे माफ करना, मैंने विदाउट परमिशन की इसको गोद में उठा लिया। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं और अपने मन में सोचती है मुझे पता नहीं था कि सीईओ को बच्चे इतने ज्यादा पसंद हैं।
चिंचिन अपने डैड के कान में कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहता है, मैं और तुम्हारी मॉम ड्रेस अप गेम खेल रहे हैं। तुम मेरे बारे में नहीं बता सकते वरना मैं ये गेम हार जाऊंगा। जिस पर वो कहता है, मैं मॉम को नहीं बताऊंगा। तभी लुओ कहती है, आप दोनों के बीच क्या बातें हो रही है? जिस पर चिंचिन कहता है, ये मेरे और अंकल की सीक्रेट बात है, ये हम किसी को नहीं बताएंगे। लॉन्ग कहता है, आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जिस पर वो कहती है, फ्यूचर में आपके भी ऐसे ही बच्चे होंगे। एंड वो चिन से कहती है, हमें देर हो रही है, चलना होगा, चलो अंकल को जल्दी से बाय बोलो। एंड वो उसको लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम लॉन्ग को घर पर देखते हैं, जहां पर वो घर पर साफ सफाई कर रहा था। तभी उसके पास मैनेजर की कॉल आती है और वो बताता है, जो न्यू टेंडर आया है सभी कंपनियां उसे पाना चाहती है, साथ ही गू परिवार भी उसे पाने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगा है। ये सुनकर लॉन्ग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। एंड कॉल कट कर देता है। तभी यहाँ पर चिंचिन भागते हुए आता है और उसने लॉन्ग की बातें सुन ली थी, पर इस बेचारे बच्चे को समझ ही नहीं आया था। इसीलिए वो उसको कहता है, डैड मैंने आपकी बातें सुनी है, आपको अंकल गू ने डांटा है, इसलिए आप उन्हें पीटना चाहते हैं। तभी यहाँ पर लुओ भी आ जाती है, जो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। लॉन्ग चिंचिन से कहता है, तुम्हें पता है ना, डैडी एक सुपर हीरो है, इसलिए उनका काम यही है कि लोगों को डांटना, धमकाना और पीटना। इसके बाद ये दोनों ही लुओ के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। चिंचिन उसके पैर दबाने लगता है। लॉन्ग कहता है, क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है, एक न्यू टेंडर आया है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? वो कहती है, क्या तुम इसको पाने में मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। इस पर वो हंसने लगती है और कहती है, तुम ये नहीं लिख पाओगे। जिस पर वो कहता है, तो चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैंने ये लिख लिया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। पर लुओ अपने मन में सोचती है, ये इस बात का फायदा उठाना चाहता है और वो लॉन्ग से कहती है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें ये एक रात के अंदर करना होगा। जिस पर वो कहता है, ठीक है, और वो काम करना शुरू कर देता है। इस पर लॉन्ग कहता है, ठीक है, और वो काम करना शुरू करता है। एक रात तो क्या, वो बंदा 1 घंटे में इस काम को निपटा देता है। ये देखकर तो लुओ एकदम से शॉक हो जाती है। वो कहता है, तुम्हारा काम मैंने खत्म कर दिया, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। जिस पर वो उसे किस करने के लिए करीब जाती है, लेकिन चिंचिन उसे पीछे से धक्का दे देता है और इन दोनों का किस हो जाता है। और क्लैप करते हुए कहता है, मॉम ने डैड को किस किया, मतलब कितना शैतान बच्चा, ये मॉम डैड की चुम्मा चाटी पे मजे ले रहा है। अगले दिन लॉन्ग और लुओ दोनों एक साथ बैंडिंग मीटिंग के लिए जाते हैं। लुओ थोड़ी सी नर्वस होती है। लॉन्ग उसको समझाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। और तभी यहाँ पर गुयान आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर ही चिढ़ जाता है और लुओ से कहता है, तो तुम भी इस बैंडिंग मीटिंग में पार्ट लेने के लिए आई हो? जिस पर वो कहती है, क्यों मैं इसमें पार्ट नहीं ले सकती? इस पर गुयान वॉज लाइक, इसमें पार्ट लेने के लिए ना औकात चाहिए होती है, जो तुम दोनों के पास नहीं है। वैसे भी तुम्हारा पति एक भिखारी है। इस पर उसको गुस्सा आता है। वो कहती है, ये तुम्हारे अंकल है, तुम्हें इनके साथ तमीज से बात करनी चाहिए। जिस पर वो कहता है, मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। तभी लॉन्ग कहता है, तो फिर ठीक है, अंदर देखते हैं कौन किससे बेहतर है। एंड वो बंदा अंदर चला जाता है। लुओ लॉन्ग से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दूंगी। एंड ये बंदी अंदर आ जाती है, जहां पर सबसे पहले गुचैन अपनी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उसको देखते ही सभी लोग कहते हैं, ये क्या बकवास है। जजेस उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने प्राइस भी कितना ज्यादा हाई रखा है। इसके बाद हमारी हीरोइन की बारी आती है। वो प्रेजेंट करती है, जजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन तभी गुयान गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, ये सब क्या बकवास है, तुम लोगों ने चीटिंग की है, तुम लोगों ने जानबूझकर इस लड़की को जिताया है। ये वो लड़की है जो आज तक कभी कॉलेज भी नहीं गई। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की कॉलेज भी नहीं गई और इसे ये टेंडर कैसे मिल गया? इस टेंडर को अभी रद्द करिए। और सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी एक जज कहता है, यहाँ पर टेंडर के लिए बोली लगाई जा रही है, ये कोई स्कूल नहीं है जो हम यहाँ पर ग्रेड देखना शुरू कर दें या फिर देखें कि किसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है या फिर स्कूल कंप्लीट किया है। तभी यहाँ पर लुओ कहती है, इस बिट को मैंने अपने बलबूते पर जीता है, और रही इसको लिखे जाने की बात, तो ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया। पर तभी गुयान कहता है, तुमने ये चोरी किया है, क्योंकि तुमने अपना कॉलेज तक कंप्लीट नहीं किया, तो तुम इतना अच्छा बिट कैसे लिख सकती हो? और वो उसके ऊपर कॉपी करने का इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उसे वहां से बाहर निकालने को कहते हैं। बाहर से ये सब कुछ लॉन्ग मैनेजर के साथ देख रहा था और वो कहता है, जाकर मुझे उसकी मदद करनी होगी।
दूसरी तरफ अंदर लुओ सभी से कहती है ये मेरे हस्बैंड ने लिखा है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। गुयान आगे आता है और कहता है इसको यहाँ से बाहर निकालो, और वो खुद उसका हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो मास्क लगाकर यहाँ पर आता है, जिसके बाद सभी उसका वेलकम करते हैं बिकॉज वो प्रेसिडेंट था और उसी की तरफ से ये बिट हो रहा था। गुयान उसके आते ही कहना शुरू कर देता है इस लड़की ने कॉपी किया है और जानबूझकर इसे ये बिट चिता दिया गया है, जबकि ये जीतने के लायक भी नहीं है। इस पर लोंग कहता है मुझे प्रूफ दिखा, उसके बाद ही बात करना, लेकिन गुयान के पास कोई प्रूफ नहीं था। जिस पर लोंग कहता है जैसे ये बिट चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करो। और वो सभी से कहता है अगर तुम लोगों को वाकई में लगता है कि ये गलत है तो फिर मैं तुम सभी को आधा घंटा देता हूँ, अपना अपना नया बिट बनाओ और दोबारा से आओ, मैं देख लूंगा कि कौन कितना ज्यादा बेहतर है। इस पर सभी कहते हैं आधे घंटे में बिट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर एक आदमी कहता है इसमें हमारा जीतना नामुमकिन है, आधे घंटे में हम बिट कैसे तैयार करेंगे। लोंग लुओ की तरफ देखता है, वो कहती है ये बिट मैंने खुद तैयार किया है। जिस पर गुयान कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है। इन दोनों की बहस हो जाती है, वो उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो उसको कहता है इतना जोश कंपटीशन में दिखाओ, ना कि किसी लड़की के ऊपर। जिसके बाद सभी यहाँ पर बिट बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गुयान को इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं लुओ एक बार फिर से ना जीत जाए, इसलिए वो जानबूझकर उसके लैपटॉप पर कॉफी गिराता है, जिससे वो डरकर उठती है और गिरने वाली होती है। पर लोंग उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी गुयान कहता है तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो कि प्रेसिडेंट को ही सिड्यूस कर रही हो। इस पर वो कहती है तुमने जानबूझकर कॉफी गिराई, मैं गिरने वाली थी, उन्होंने सिर्फ मुझे बचाया। जिस पर वो कहता है बकवास मत करो। इस पर तो उसे गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि लोंग उसे रोक देता है और कहता है तुमने जो गलती की है उसकी माफी मांगो। इस पर वो कहता है क्योंकि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और ये कहते हुए वो इसे फिर से धक्का देता है और फिर से हमारा हीरो से संभालता है और उसका मास्क हल्का सा नीचे हो जाता है, लेकिन शायद ये गधी अभी भी इसे पहचान नहीं पाती। कॉफी गिरने की वजह से लुओ का लैपटॉप खराब हो गया था, जिसके बाद वो गुयान के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है ये तुमने जानबूझकर किया है। इस पर वो कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। इस पर लोंग कहता है क्या मैं तुम्हें अंधा नजर आता हूँ, और वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने को कहता है। वो हमारी हीरोइन को साइड करता है और उसके पास आता है और कहता है तुम्हें चीजें फेंकने का बहुत ही शौक है। एंड वो उसको कप को उठाता है और उसके हाथ पर जोर से मारता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और फिर कहता है अगली बार कुछ भी करने से पहले इस सबक को याद रखना। इस पर लुओ उसे थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो कहता है तुम्हारा बिट अभी भी आधा है, तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो। वो कहती है पर मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा हीरो उस लैपटॉप को चेक करता है और वो कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और वो 3-4 जगह अपनी उंगलियां चलाता है और लैपटॉप ठीक हो जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन बिट तैयार करती है, दोबारा से कंपटीशन होता है और एक बार फिर से वो इसको जीत जाती है। यहाँ पर बाहर ही हम गुयान के डैड को भी देखते हैं। जैसे ही गुयान बाहर आता है वो आते ही उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ तुम कितने बड़े गधे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो मैं कुत्ता पाल लेता। जिस पर वो कहता है मुझको क्या पता था कि प्रेसिडेंट उस लड़की की साइड लेंगे। जिस पर उसके डैड कहते हैं प्रेसिडेंट ने उसकी साइड नहीं ली, बल्कि तुम बेवकूफ हो जो प्रेसिडेंट के सामने ही अपनी गंदी चालें चल रहे थे, भला तुमको वो काम करने की जरूरत ही क्या थी। इस पर गुयान कहता है अगर प्रेसिडेंट ने उसका लैपटॉप ठीक नहीं किया होता तो मैं जीत जाता। इस पर वो कहते हैं तुमने उनके सामने ही चीटिंग की है और तुम जीतने की बात करते हो। तभी अंदर से लोंग भी आ जाता है, वो जल्दी से उसके पास भागकर पहुंच जाते हैं, जल्दी से उससे माफी मांगना शुरू करता है। वो कहता है मेरा बेटा बेवकूफ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर तो लोगों को मन ही मन खुशी होती है, बिकॉज पहली बार वो लोग उसके सामने झुक रहे थे। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा बेवकूफ है और तुम्हारे पास कंपनी चलाने का दिमाग नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। इस पर गुयान को गुस्सा आता है, लेकिन उसका बाप उसे रोक लेता है और वो लोंग से कहता है आपके जूते गंदे हो गए हैं, मैं साफ कर देता हूँ। और वो बैठकर उनके जूते साफ करने लगता है, पर हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसका फोन रिंग होता है एंड लुओ ही उसको कॉल कर रही थी। लुओ ये चीज नोटिस करती है और वो कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे पति और प्रेसिडेंट की रिंगटोन सेम कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो जल्दी से वहां से चला जाता है। वो कार में आता है, अपना मास्क
हटाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा है कि मेरा भांडा नहीं फूटा। अगले सीन में हम लोंग और लुओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर लुओ उसे बता रही थी कि बिट के दौरान क्या क्या हुआ था और वो उसको सारी बातें फुल डिटेल में बताती है। वो कहती है, प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आज उन्होंने मेरी मदद की। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मैंने कॉपी किया है, वही एक लौते इंसान थे जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। साथ ही उन्होंने मेरा लैपटॉप भी ठीक किया। वो वाकई में मेरे हीरो हैं। ये सुनकर तो लॉन्ग खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं जानता था एक ना एक दिन मेरे जैसे हाउस हस्बैंड को छोड़ ही दिया जाएगा। जिस पर वो अपने मन में सोचती है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इसको हर्ट नहीं कर सकती। एंड वो उसके पास आकर कहती है, आप मेरे हस्बैंड है और हमेशा आप ही रहेंगे। एंड उसको किस करती है, जिसके बाद वो भी उसको किस करने लगता है। पर तभी यहाँ पर इस बंदे का फोन रिंग हो जाता है और ये कॉल रिसीव करता है। मैनेजर का कॉल था। वो कहता है, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद ही मैनेजर से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पर मैनेजर इसको कहता है, आपको जैसा लगा था वैसा ही है, आपका शक सही निकला। आपकी मॉम की डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनको मरने से पहले बहुत सारे ड्रग के इंजेक्शन दिए गए थे। उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन उनका इलाज भी ठीक से नहीं किया गया। जिस पर हमारा हीरो कहता है, ये जिसने भी किया है जानबूझकर किया है। मुझे बहुत पहले से शक था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। क्या तुमने पता लगाया कि इसके पीछे किसका हाथ है? मैनेजर कहता है, इसके पीछे आपके भाई का हाथ है। उसी ने ये सारी प्लानिंग की थी अपने बेटे के साथ मिलकर। इस पर तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, अब मैं उनको बर्बाद करके रख दूंगा। मैनेजर कहता है, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आसान होगा। मैं उनको मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। के बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुयान हमारे मैनेजर से टकरा जाता है और वो उससे पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर मैनेजर एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ और वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर वो हमें मिल गया तो उससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पर वो कहता है, कितना फायदा होगा? मैनेजर कहता है, करीब 500% का। ये सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैनेजर वहां से चला जाता है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश था। ये अंदर आता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए कहता है, अब देखना, मैं अपने गु परिवार को बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगा, साथ ही मैं उस लड़की से शादी भी करूंगा। जिसके बाद ये ड्रिंक करके लुओ के घर पर पहुंच जाता है। वो इसको देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ये बंदा कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ, इसीलिए अब तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम डाइवोर्स दे सकती हो, और अगर तुम बीमार हो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल सकता हूँ। वो उसे खुद से दूर करती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इस पर गुयान जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इस पर लॉन्ग कहता है, अभी तो मैंने तुम्हें मारा भी नहीं। और वो लुओ से कहता है, चिन चिन को यहाँ से लेकर जाओ। वो उसको वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। गुयान कहता है, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर वो कहता है, अगर तुम मेरे भतीजे हो तो तुम्हें अपनी आंटी की इज्जत करनी चाहिए थी। तुम मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को टच कर कैसे कर सकते हो? और वो उसको बहुत ज्यादा पीटता है। वो पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर लुओ और चिनचिन आते हैं। चिनचिन कहता है, मेरे डैड एक सुपर हीरो हैं। लुओ कहती है, अब इसका क्या करना है? इस पर लॉन्ग कहता है, इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। और ये तीनों उसे लाकर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। जब इस बंदे को होश आता है तो इसके चारों तरफ भीड़ थी। सब इसके फोटोज और वीडियो क्लिक कर रहे थे और इसके ऊपर हंस रहे थे। इसके होश में आते ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उसके डैड की उसके पास कॉल आती है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद लुओ चिनचिन और लॉन्ग के साथ अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें अकेले आने को बोला था, तुम इनको साथ क्यों लेकर आई? जिस पर वो कहती है, क्योंकि ये मेरा पति है और ये मेरा बच्चा है, मैं इनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। यहाँ पर उसके डैड उसको गुयान से मिलवाते हैं और कहते हैं, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और तुम्हें इसके साथ शादी करनी होगी। जिस पर वो कहती है, मेरे पास पहले से एक हस्बैंड है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमने तुम्हें गुयान से शादी करने के लिए भेजा था और तुमने इस भिखारी से शादी कर ली।
जिस पर वो कहती है मैं इसके साथ शादी करके खुश हूँ और ये मेरा लीगल हस्बैंड है। इस पर उसकी माँ कहती है तुम इस आदमी का कंपैरिजन गुयान के साथ कैसे कर सकती हो, वो इतना ज्यादा अमीर है, दिखने में अच्छा है और ये तो एक भिखारी है। अपनी तारीफ सुनकर गुयान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था एंड इसकी सौतेली माँ गुयान की चमचागिरी करना शुरू कर देती है। इसके बाद उसके डैड लुओ से कहते हैं जल्दी से इनको ड्रिंक सर्व करो। वो इनकार करती है। एक औरत उनको ड्रिंक देती जो कि वो एक गुयान को देते हैं और एक अपनी बेटी को पीने को कहते हैं, पर वो इनकार करती है। गुयान यहाँ पर उसकी मॉम को एक केतली देते हुए कहता है मैंने इसको ऑक्शन में खरीदा है, इसकी कीमत करीब 100 मिलियन है। इस पर तो उसकी लालची माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि गु परिवार इतना ज्यादा अमीर है। इसके बाद उसके डैड जबरदस्ती लुओ को ड्रिंक देने लगते हैं पीने के लिए। वो मना करती है लेकिन वो रुकते नहीं। इस पर लोंग उनके हाथ से गिलास फेंक देता है, जिस पर उसके डैड बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं। इस पर वो कहता है जिस केतली को लेकर आप खुश हो रहे हैं वो नकली है, और वो उन्हें असली केतली दिखाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सभी कहते हैं ये नकली है। भला तुम जैसा भिखारी इतनी महंगी केतली कैसे खरीद सकता है। इस पर वो कहता है तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पर लुओ के डैड कहते हैं एक तो तुम नकली केतली लेकर आए हो, उसके बाद ये एटीट्यूड भी दिखा रहे हो और सबकी यहाँ पर बेइज्जती भी कर रहे हो। इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है इस झूठे को यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर चिनचिन कहता है मेरे डैड झूठ नहीं बोलते। इस पर वो बुढ़िया चिनचिन के ऊपर चिल्लाती है। तभी लोंग कहता है मेरे बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं है, और अगर वाकई में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये केतली नकली है तो यहाँ पर मिस्टर जेंग को आने दीजिए, वो चेक करके बता देंगे कि क्या असली है और क्या नकली है। इस पर तो गुयान कहता है ये आदमी वाकई में एक सन की है, भला मिस्टर जेंग यहाँ पर कैसे आएंगे, वो तो बहुत ही बिजी इंसान है। इस पर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लुओ के डैड भी कहते हैं तुम अमीर लोगों के बीच आकर खुद को अमीर समझ रहे हो, और वो लुओ से कहते हैं तुम्हारा पति वाकई में बहुत बेकार है। तभी गुयान कहता है मिस्टर जेंग ने योन ग्रुप के साथ 2 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। जिस पर हमारा हीरो कहता है लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएंगे। इस पर तो गुयान हंसने लगता है और कहता है ठीक है, अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो तुम्हें लुओ को डाइवोर्स देना होगा। ये सुनकर तो लुओ भी शॉक होती है। इसके लिए लोंग राजी हो जाता है और वो जल्दी से उनको कॉल करता है। इसके बाद सभी इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही टाइम पूरा होता है वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों केतली को चेक करते हैं और कहते हैं लोंग की दी हुई केतली असली है, जिस पर सभी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन चुपचाप यहाँ पर गुयान भाग जाता है। यहाँ पर वो गर्म पानी मंगाते हैं और दोनों केतली के ऊपर डालते हैं और लोंग की केतली के फूलों का रंग चेंज हो जाता है, जो कि उसकी खासियत थी। इसके बाद लुओ लोंग से कहती है तुम्हारे पास 100 मिलियन कहाँ से आई ये केतली खरीदने के लिए। जिस पर वो कहता है अभी गुस्सा मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद लुओ अपने डैड से कहती है तो बताइए आपका क्या इरादा है, क्या आप इस केतली को रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं लोंग से डाइवोर्स ले लूं। इस पर वो उस केतली को रख लेते हैं और कहते हैं आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद लुओ लोंग को घर पर लेकर आती है और वो उससे इस बारे में पूछती है। वो कहती है बेहतर होगा अगर तुम सारी चीजें मुझे सच बताओगे। जिस पर यह बंदा झूठ की एक कहानी बुनना शुरू कर देता है। वो कहता है असल में दोनों केतलियां नकली थी, ये बताओ भला कोई इतनी महंगी केतली कैसे खरीदेगा। जिस पर वो कहती है और मिस्टर जेंग। इस पर वो बंदा कहता है मिस्टर जेंग भी नकली थे, वो असली नहीं थे, और ये बंदी इसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद हम गुयान को देखते हैं जो कि अपने डैड से मिलता है और कहता है उस लोंग की वजह से मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज हम मैनेजर से मिलने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटा मिलने के लिए पहुंच जाते हैं उनके लिए एक बड़ा सा तोहफा लेकर। जिस पर मैनेजर कहता है मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया जाए, और वो उनको डॉक्यूमेंट्स देता है साइन करने के लिए। जिसके बाद बाप बेटा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। गुयान कहता है हमें फायदा कब होगा। जिस पर मैनेजर कहता है जैसे ही तुम साइन करोगे कुछ ही टाइम में तुम्हें फायदा नजर आएगा। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। गुयान के डैड गुयान से कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा।
इसके बाद तो ये दोनों सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरी कंपनी का पैसा दांव पर लगा देते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग आता है। मैनेजर कहता है जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, ये लोग तो बड़ी ही आसानी से झांसे में आ गए। इसके बाद हम एक बोर्ड मीटिंग देखते हैं जहां पर सभी बोर्ड मेंबर इन बाप बेटा के ऊपर चिल्ला रहे थे कि इन्होंने कहां पर पैसा बर्बाद किया है, इनकी वजह से कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लेकिन ये तो यहाँ पर फुल एटीट्यूड दिखा रहे थे और कहते हैं हमने कंपनी के पैसे को बहुत ही अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे हमें अरबों का फायदा होगा। जिस पर वो कहते हैं हम नहीं मान सकते। वो कहता है हमने यॉन ग्रुप के साथ सौदा किया है। जिस पर वो कहता है तो फिर ठीक है, हमें प्रूफ दीजिए, क्या कोई यॉन ग्रुप का मेंबर इस चीज़ की गवाही दे सकता है। जिस पर वो बहुत एटीट्यूड के साथ गुयान को कहता है जल्दी से मैनेजर को कॉल करो। वो कॉल करता है पर मैनेजर का तो नंबर ही नहीं लगता। जिस पर एक बोर्ड मेंबर कहता है देखो अब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा, तुमने 10 बिलियन बर्बाद कर दिए। जिसके बाद गुयान जल्दी से लुओ के पास कॉल करता है और कहता है क्योंकि तुम यॉन ग्रुप में काम करती हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यॉन ग्रुप के पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 500% का फायदा है। इस पर वो सामने से कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, लगता है पैसे को देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यॉन ग्रुप के पास ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। यह सुनकर तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद तो सभी बोर्ड मेंबर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों वाकई में बहुत ही बड़े गधे हो, तुमने कंपनी को बर्बाद कर दिया। तभी यहाँ पर लॉन्ग अपने डैड के साथ आता है। सभी बोर्ड मेंबर उसके डैड से कहते हैं आपका बेटा और पोता पागल हो गया है, इनकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई है, इनको कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाल दो। जिस पर ये दोनों बाप बेटा उनसे कहते हैं आप हमें निकाल कर ये कंपनी किसे सौंपेंगे, वैसे भी लॉन्ग को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जिस पर वो कहता है आप लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है हेलो प्रेसिडेंट। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि लुओ भी गू ग्रुप में किसी काम से आती है। दूसरी तरफ ये दोनों बाप बेटा मिलकर अभी भी लॉन्ग को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर लॉन्ग अपने डैड को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिस पर उन दोनों बाप बेटा ने अंधे होकर साइन किया था और कितना बड़ा घाटा करवाया था। ये देखकर तो उसके डैड को बड़ा गहरा सदमा लगता है और वो अपने बेटे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को धक्के मरवाकर वहां से बाहर निकलवा देते हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लॉन्ग भी अपने डैड को लेकर निकल रहा था कि तभी उसकी नजर लुओ पर पड़ती है जो उसके सामने खड़ी थी और उसने सारी बातें सुन ली थी और वो काफी ज्यादा शॉक में थी। लॉन्ग के डैड मैनेजर के साथ चले जाते हैं। लुओ लॉन्ग से कहती है अगर मैं यहाँ पर नहीं आई होती तो शायद इतना बड़ा तुम्हारा नाटक का पर्दाफाश होता ही नहीं। वो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुमने मुझसे भी छिपाया, और गुस्से में वहां से चली जाती है। लॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लॉन्ग समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है 5 साल पहले मेरी मॉम की अचानक से डेथ हो गई थी, मैं उसका पता लगाना चाहता था इसलिए मैंने अपनी पहचान हर किसी से छुपाई। जिस पर वो कहती है लेकिन तुम मुझे बता सकते थे, तुमने मुझे भी नहीं बताया। और वो रूम में चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारे की नाक पर चोट लग जाती है। यहाँ पर चिन भी आ जाता है और कहता है आपको मॉम को कोई गिफ्ट देना चाहिए, लड़कियों को तोहफे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। बस फिर क्या था, हमारा हीरो कंपनी में उसके लिए गिफ्ट्स की लाइन लगवा देता है, बहुत महंगी महंगी एक्सपेंसिव ज्वेलरी उसके पास भेजता है, जिसको देखकर ऑफिस की सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। लुओ उनको वहां से चले जाने को कहती है लेकिन वो लोग कहते हैं हमें शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। जिसके बाद वो सिग्नेचर करती है और उनको ले लेती है। पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो ले जाकर उन्हें साइड में रख देती है। तभी यहाँ पर मैनेजर भागकर आता है और चेक करता है। तभी वो पीछे से आ जाती है और कहती है हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। इस पर वो हंसते हुए कहता है मैडम आप कैसी हैं। इस पर वो कहती है मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक बाहरी इंसान हूँ, तुम ही उसके करीबी हो ना। जिस पर वो कहता है आप किस बारे में बात कर रही है। वो कहती है अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने मुझसे ये बात छिपाई, वो मुझे बता सकता था। जिस पर मैनेजर उसे समझाता है आप उनको गलत समझ रही हैं, वो तो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और जो घर आप लोगों ने खरीदा है वो बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन आपके लिए सर ने उसको सिर्फ 90,000 में खरीदा। और ये सारी बातें हमारे हीरोइन के भेजे में घुस जाती है और वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। और वो घर पर आ जाती है जहाँ पर लॉन्ग उसका पहले से इंतजार कर रहा था।
जानबूझकर चाकू से अपनी उंगली को काटकर उसे जमीन पर फेंक देता है। वो वहां पर जाती है, उसकी फिंगर से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसे किचन से बाहर लेकर आती है और उसके हाथ पर दवाई लगाने वाली होती है। वो कहता है, क्या तुमने मुझे माफ किया? जिस पर वो कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, तुमने पीछे से मेरी बहुत ज्यादा मदद की। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए करीब जाता है। वो रोकती है, लेकिन ये बंदा रुकता नहीं और उसे पीछे की तरफ लेकर लेट जाता है और कहता है, अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वो उसे किस करने वाला था कि तभी यहाँ पर चिनचिन आ जाता है और कहता है, क्या आप दोनों मेरे लिए एक छोटी बहन की तैयारी कर रहे हैं? जिस पर वो उसे जल्दी से धक्का दे देती है और लॉन्ग भी एकदम स्ट्रेट होकर लेट जाता है। अगले सीन में हम लुओ को पार्किंग में देखते हैं। तभी वहां पर से चिनचिन की आवाज आती है, जिससे वो घबरा जाती है और भागती है, पर तभी कोई उसका किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम लुओ और चिनचिन को देखते हैं, जिनको बांध कर रखा गया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि गुयान और उसके बाप ने मिलकर किया था। ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। गुयान हमारे हीरोइन का गला पकड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें शादी करने का मौका दिया, लेकिन तुमने उस भिखारी को चूज किया। जिसके बाद वो कहती है, क्योंकि वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। ये दोनों कुछ कर पाते कि यहाँ पर हीरो अपनी सेना के साथ आ जाता है, मतलब अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। ये दोनों ही इन माँ बेटा को पकड़ लेते हैं और चाकू से इन्हें मारने वाले थे, पर हमारा हीरो इन्हें बचा लेता है। यहाँ पर वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला। जिस पर गुयान के डैड कहते हैं, वो औरत कभी भी मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी और ये सब मैंने प्रॉपर्टी के लिए किया था, वरना वो औरत सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दिलवा देती और मेरे बेटे के पास कुछ नहीं बचता। यहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के गले में उस रिंग को देख लेता है और वो पहचान जाता है कि 5 साल पहले जिस लड़की के साथ उसने नाइट स्पेंड किया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन थी। और यहाँ पर मेरा एक नॉर्मल सा आप सबसे सवाल है कि हर चाइनीज ड्रामा में हर एक सीईओ को 5 साल बाद ही उनके कर्म याद क्यों आते हैं? मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। यहाँ पर गुयान के डैड उनके ऊपर चाकू से हमला करते हैं, लेकिन लॉन्ग उनकी छाती में जोर से लात मारता है, वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो कहता है, अब मैं तुम दोनों को जेल में भिजवाऊंगा। जिसके बाद गुयान कहता है, अंकल मैं आपको भतीजा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हमारा हीरो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को बताता है कि 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो सदमे में चला गया था और फिर अब्रॉड चला गया था। उसके बाद वो वापस आया और फिर उसने रिंग की तलाश की और फाइनली अब उसे रिंग मिल गई। जिसके बाद वो चिनचिन को गोद में लेता है और कहता है, अब से मैं तुम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।